हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति वाला जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसी के सेकंड पार्ट, यानी कि आज की क्लास हमारी 5th क्लास रहेगी और मैं कोशिश यही करूंगी कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूं। और हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगी कि इसकी फर्स्ट क्लास जो है वो पहले ही अपलोड हो चुकी है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज पहले आप उसे देख लीजिए ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएं। उसके बाद आप इसे देख लीजिएगा या फिर इसे देखने के बाद उस क्लासेस को जरूर देखना, ठीक है। इससे पहले हमने और भी क्लासेस करा रखी हैं, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति वाला चैप्टर से रिलेटेड हमने ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, ये एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि हम लोगों ने कोशिश यही की है कि डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किए जाएं, ताकि आपका उस टॉपिक से रिलेटेड प्लस उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हो सकते हैं या फिर उस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं वो सारे ही क्लियर किए जाएं। बाकी आप लोगों को पता ही है वर्ल्ड हिस्ट्री आपका कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या डीएसएसबी, एनवीएस और ईएमआरएस, केवीएस, सबके लिए आपके लिए यूजफुल रहेगा। और एक चीज और बता दूं, इन क्वेश्चन आंसर्स का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो ग्रेजुएशन तक हमने कोशिश की है कि कवर अप करें। बाकी आप लोगों के लिए ये चीज क्लियर कर दूं कि यहाँ पर आपको पीजीटी में भी ये टॉपिक इतने ही यूजफुल रहेंगे एज पर योर ऑफिशियल सिलेबस। और ये चीज याद रखिएगा कि ये जितनी भी सीरीज या कह लीजिए लेक्चर्स आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये हिस्ट्री का आप कहीं का भी जहां पर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री वाला सेक्शन पूछा जाता है वहां पर हर एक एग्जाम में आपके लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से देखिएगा और कंप्लीट देखिएगा ताकि आपके डाउट क्लियर होते चली जाए। फर्स्ट पार्ट में हमने 20 क्वेश्चंस तक कर लिए थे, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे 21 क्वेश्चंस आंसर से और कोशिश करेंगे कि सारी चीजें आपको समझ आ जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। होप सो सारी चीजें आप लोगों को अच्छी लगे। चीज और आप लोगों से कहना चाहूंगी कि ये जो चैप्टर या कह लीजिए ये जो सीरीज स्टार्ट की गई है, इस सीरीज में आप लोगों को क्या चीज ऐसी है जिसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, ये जरूर सजेशन देना ताकि मैं और चीजों को बेहतर कर सकूं। बाकी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था, स्टालिन की पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस या कह लीजिए जो 5 इयर्स प्लान थे उसका मेन फोकस क्या था, ठीक है। ऑप्शंस थे आपके पास, तेजी से औद्योगिकरण और कृषि का समूहीकरण, सोवियत क्षेत्र का विस्तार, मजबूत नौसेना का विकास और आपका अंतरराष्ट्रीय साम्यवाद को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर अगर आपने चीजें सही से पढ़ी हैं और आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो आपका आंसर यहाँ पहले ही पता चल गया होगा कि ये जो आंसर हो जाएगा ये आपका ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जिसमें कि तेजी से औद्योगिकरण और कृषि का समूहीकरण, ये क्या था, इनका मेन उद्देश्य था। इसके बाद हम डिटेल में एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर हम अपने 21वें क्वेश्चन पे जाएंगे। स्टालिन की पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ को एक औद्योगिक शक्ति में बदलने के लिए तेजी से औद्योगिकरण पर केंद्रित थी और कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों पर नियंत्रण मजबूत करने के लिए कृषि का समूहीकरण किया गया था। अब यहाँ पर आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि ये जो आंसर आया आपका वो किस वजह से था, और डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने का मेन मोटिव यही है कि आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूस में मेंशेविकों का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है आपके पास, एक पूंजीवादी लोकतंत्र की स्थापना करना। बी ऑप्शन है आपके पास, जार को उखाड़ फेंकना और क्रमिक सुधारों के माध्यम से समाजवाद की स्थापना करना। सी ऑप्शन है, तुरंत सरवाहा की तानाशाही लागू करना। डी ऑप्शन है, राजशाही का समर्थन करना। तो यहाँ पर अगर आपने सही से चीजें पढ़ी हैं तो यहाँ पर आपको पता ही होगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, जो कि है जार को उखाड़ फेंकना और क्रमिक सुधारों के माध्यम से समाजवाद की स्थापना करना। ये आपका मुख्य उद्देश्य था। अब डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मेंशेविकों का मानना था कि समाजवाद को प्राप्त करने के लिए एक अधिक
क्रमिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो जारशाही शासन के उखाड़ फेंकने और एक समाजवादी राज्य की स्थापना की दिशा में सुधारों का समर्थन करता है। ठीक है, तो ये आपका डिटेल में एक्सप्लेनेशन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूसी क्रांति में शांति, भूमि और रोटी नारा किसका प्रतीक था? देखिए ये वाला जो नारा था इससे रिलेटेड आपको फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको क्वेश्चन पुट अप किया था और यहाँ भी आपका डिफरेंट वे में क्वेश्चन, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जामिनर किस माइंडसेट से बैठा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन के या कह लीजिए कॉन्सेप्ट के हर एक क्वेश्चन को उस तरीके से करके चलना है ताकि आपके एग्जाम हॉल में अच्छे खासे क्वेश्चंस बन जाए, चाहे आपसे एग्जामिनर कितना भी घुमा के क्वेश्चन कर ले। ऑप्शन है आपके बोल्शेविकों की मांगे, बी ऑप्शन है आपका अस्थायी सरकारों की मांगे, सी ऑप्शन है लोगों से जार के वादे और डी ऑप्शन है मेंशेविकों का नारा। तो यहाँ पर आपको जो आंसर सही हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, बोल्शेविकों की मांगे थी। ठीक है, अब बात करें इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन की। शांति, भूमि और रोटी नारा बोल्शेविकों द्वारा रूसी क्रांति के दौरान जनता को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसने प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी को समाप्त करने, किसानों को भूमि का पुनर्वितरण और खाद्य संकट को दूर करने का वादा किया था। तो यहाँ पर ये वादा जो एक नारा था ना, इसी ने एक तरीके से जो बोल्शेविक थे वो आकर्षित किया था लोगों की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23, रेड गार्ड्स कौन थे? तो आपके रेड्स कौन थे? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है बोल्शेविकों की एक अर्धसैनिक बल, बी ऑप्शन जार के निजी अंगरक्षक, सी ऑप्शन रूस में अराजकतावादियों का एक समूह और डी ऑप्शन आपका है एक अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने वाली सेना। तो यहाँ पर अगर आपने सही से चीजें पढ़ी हैं तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जो कि है बोल्शेविकों की एक अर्धसैनिक बल। अब यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेड गार्ड्स सशस्त्र कारखाने के श्रमिक और सैनिक थे जिन्हें रूसी क्रांति के दौरान बोल्शेविकों द्वारा संगठित किया गया था। उन्होंने अक्टूबर क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने पेट्रोग्राद में महत्वपूर्ण सरकारी भवनों और बुनियादी ढांचों पर कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 है, जो कि है बोल्शेविकों और मेंशेविकों के बीच विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पर अगर आपने फर्स्ट जो इसका पार्ट किया है तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर मुख्य जो विभाजन था वो किस कारण था। वैसे आपको ऑलमोस्ट अगर आपने सही से चीजें पढ़ी हैं तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर पता ही होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो एक चीज याद रखिएगा कि प्लीज उस वीडियो को जरूर दोबारा से देखिए, क्योंकि मैंने उसमें आपको इतना डिटेल में समझाया है। अगर आपका तब भी क्लियर नहीं हुआ है चीजें तो थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में चीजों को देखने की जरूरत है। ऑप्शन है ए है आपके पास समाजवाद प्राप्त करने की रणनीति पर असहमति, बी ऑप्शन है आपके पार्टी के भीतर नेतृत्व पर संघर्ष, सी ऑप्शन है आपके पास प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी पर अलग अलग दृष्टिकोण, और डी ऑप्शन है आपका लेनिन के नेतृत्व का विरोध। तो पहले एक चीज याद रखिएगा, हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस जो पूछ रहा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है। ठीक है, तो बोल्शेविकों और मेंशेविकों के बीच विभाजन का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो मुख्य कारण की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, जैसे समाजवाद प्राप्त करने की रणनीति पर असहमति। जैसे कि आपको पता है कि जो मेंशेविक थे वो अलग चीजों का समर्थन करते थे और जो बोल्शेविक थे वो अलग चीजों का समर्थन, इसी रणनीति को समझने में इन दोनों में जो विभाजन था। ठीक है, नेक्स्ट इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोल्शेविकों और मेंशेविकों के बीच विभाजन समाजवाद प्राप्त करने के तरीके पर एक मौलिक असहमति के कारण हुआ। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने एक छोटे अनुशासित पार्टी का समर्थन किया जो एक सर्वहारा क्रांति का नेतृत्व करेगी, जबकि मेंशेविकों ने व्यापक आधारित पार्टी और क्रमिक सुधारों का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेनिन के अप्रैल थीसिस
का उद्देश्य क्या था। अब ये चीज याद रखिएगा, अगर आप डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे ना, तो अप्रैल थीसिस से ना आपका क्वेश्चन आया हुआ है। 2021 में भी जो क्वेश्चन आपका डीएसएसबी में एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी आपका अप्रैल थीसिस से क्वेश्चन आपका पुट अप हुआ था। तो ये वाला एक सेगमेंट आप लोगों के लिए जरूरी हो जाता है। तो इससे रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करना, ठीक है। ऑप्शन है, सत्ता पर कब्जा करने के लिए बोल्शेविक रणनीति की रूपरेखा तैयार करना। बी ऑप्शन है, रूस के लिए एक नया संविधान प्रस्तावित करना। सी ऑप्शन, अस्थायी सरकार का समर्थन करना। डी ऑप्शन है, जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो ए सही हो जाएगा, सत्ता पर कब्जा करने के लिए बोल्शेविक रणनीति की रूपरेखा तैयार करना, ठीक है। अब ये पूरा अप्रैल थीसिस क्या था इसके बारे में जान लेते हैं। लेनिन के अप्रैल थीसिस बोल्शेविक पार्टी के लिए एक श्रृंखला निर्देश थे, जिसमें उन्होंने अस्थायी सरकार के साथ से इनकार करने और इसके बजाय एक सर्वहारा क्रांति के माध्यम से सरकार के उखाड़ फेंकने की तैयारी करने का आग्रह किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूमि पर डिक्री क्या थी। ऑप्शन है आपके पास, किसानों को भूमि पुनर्वितरित करने के लिए बोल्शेविक नीति। बी ऑप्शन है, रूस में सभी भूमि का राष्ट्रीयकरण करने के लिए एक कानून। अभिजात वर्ग से भूमि को जब्त करने के लिए एक नीति। जर्मनी के साथ क्षेत्र छोड़ने के लिए एक संधि। तो आपको पता ही होगा ये ऑप्शन नंबर ए आपका जो सही हो जाएगा, जिसमें कि किसानों को भूमि पुनर्वितरित करने के लिए बोल्शेविकों की ये एक नीति थी, ठीक है। अक्टूबर क्रांति के बाद बोल्शेविकों द्वारा जारी भूमि पर डिक्री ने निजी भूमि स्वामित्व को समाप्त कर दिया गया और किसानों के बीच भूमि का पुनर्वितरण किया गया, जो बोल्शेविक क्रांति के प्रमुख वादों में से एक वादा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, ब्रेस्ट लिटोव की संधि का क्या महत्व था। ऑप्शन है आपके पास, इसने प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी को समाप्त किया। बी ऑप्शन है, इसने रूसी गृह युद्ध की शुरुआत की। सी ऑप्शन है, इसने सोवियत संघ के गठन की ओर अग्रसर किया। डी ऑप्शन है आपका, यह लेनिन द्वारा हस्ताक्षरित पहली संधि थी। तो यहाँ पर अगर आप सही से चीजें पढ़ के बैठे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और पहली वीडियो में भी मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, जिसके डिटेल में मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो रूस की जो भागीदारी थी उसे समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। अब डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ब्रेस्ट लिटोव की संधि 1918 में सोवियत रूस और केंद्रीय शक्तियों के बीच हस्ताक्षरित एक शांति संधि थी, जिसने प्रथम विश्व युद्ध से रूस की निकासी को चिन्हित किया। इस संधि ने जर्मनी को महत्वपूर्ण क्षेत्र छोड़ दिया, लेकिन बोल्शेविकों की आंतरिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति थी। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, अक्टूबर क्रांति का मुख्य परिणाम क्या था। ऑप्शन है आपके पास, बोल्शेविकों ने रूस में सत्ता पर कब्जा कर लिया। बी ऑप्शन है, जार को उखाड़ फेंका गया। सी ऑप्शन है, रूस ने प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश किया। और डी ऑप्शन है, अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जो कि है बोल्शेविकों ने रूस में सत्ता पर कब्जा कर लिया। अब बात करें इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन की, तो 1917 में अक्टूबर क्रांति ने बोल्शेविकों को रूस में सत्ता पर कब्जा करने का नेतृत्व किया। उन्होंने अस्थायी सरकार को उखाड़ फेंका और एक समाजवादी राज्य की स्थापना की, जो सोवियत शासन की शुरुआत का प्रतीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29, जो कि है नई आर्थिक नीति क्या थी। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे पहले भी पूछा है और होप सो आप लोगों के आंसर अभी सही ही आएंगे। ऑप्शन है आपके पास, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए समाजवादी नीतियों से अस्थायी पीछे हटना। बी ऑप्शन है, सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने के लिए एक नीति।
सी ऑप्शन है कृषि का समूहीकरण करने के लिए एक कार्यक्रम। डी ऑप्शन है सोवियत क्षेत्र का विस्तार करने की योजना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए समाजवादी नीतियों को से अस्थायी पीछे हटना। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो डिटेल में देख लेते हैं। 1921 में लेनिन द्वारा शुरू की गई नई आर्थिक नीति यानी कि एनईपी पूर्ण समाजवादी नीतियों से अस्थायी पीछे हटना थी। इसने गृह युद्ध और युद्ध साम्यवाद से तबाह हुई अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ निजी उद्यमों और पूंजीवाद की अनुमति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉमिंटन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है आपके पास दुनिया भर में साम्यवाद को फैलाना। बी ऑप्शन है साम्यवादी देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना। यूरोप में शांति बनाए रखना। सी ऑप्शन है आपका। डी ऑप्शन है आपका ये पूंजीवादी देशों के साथ संधियों पर बातचीत करना। तो यहाँ पर आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि दुनिया भर में साम्यवाद को बढ़ाना। ठीक है, बात करें डिटेल एक्सप्लेनेशन की तो कॉमिंटन या कम्युनिस्ट इंटरनेशनल 1919 में लेनिन द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन था जिसका उद्देश्य दुनिया भर में साम्यवाद का प्रसार करना और अन्य देशों में क्रांतिकारी आंदोलनों का समर्थन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31, सोवियत रूस में युद्ध साम्यवाद यानी कि वॉर कम्युनिज्म क्या था? ऑप्शंस हैं आपके पास। गृह युद्ध प्रयास का समर्थन करने के लिए एक आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली। बी ऑप्शन है आपके पास पश्चिमी देशों के साथ मुक्त व्यापार स्थापित करने की नीति। सी ऑप्शन है औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की एक रणनीति। और डी ऑप्शन है आपके पास क्रमिक सुधारों के माध्यम से समाजवाद स्थापित करने का कार्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए सही हो जाएगा, जो है गृह युद्ध प्रयास का समर्थन करने के लिए एक आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली थी। ठीक है, अब डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। युद्ध साम्यवाद बोल्शेविकों द्वारा रूसी गृह युद्ध 1918 से 1921 के दौरान लागू किया गया था। इसमें उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, किसानों से अनाज की जबरन जब्ती और रेड आर्मी के युद्ध प्रयासों का समर्थन करने के लिए अर्थव्यवस्था का केंद्रीकृत नियंत्रण शामिल था। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपसे इससे और पूछे जा सकते हैं। ये जो युद्ध साम्यवाद था, ये जो वॉर कम्युनिज्म था, ये कब से कब तक लगाया गया? तो 1918 से 1921 तक। ठीक है, और किनके द्वारा? तो बोल्शेविकों द्वारा। किस लिए लगाया? उद्देश्य क्या थे? तो उद्देश्य थे राष्ट्रीयकरण, किसानों से अनाज की जबरन, ठीक है, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और रेड आर्मी के युद्ध प्रयासों का समर्थन करने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा जब भी हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं ना तो 4 क्वेश्चन आपके वैसे भी क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूसी गृह युद्ध के दौरान रेड आर्मी का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शंस हैं आपके पास ट्रोत्स्की, स्टालिन, लेनिन और निकोलस द्वितीय। तो यहाँ पर आपको पता ही है ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि लियोन ट्रोत्स्की। लियोन ट्रोत्स्की एक प्रमुख बोल्शेविक नेता थे। रूसी गृह युद्ध के रेड आर्मी के प्रमुख थे। उनकी नेतृत्व और संगठनात्मक क्षमताओं ने बोल्शेविकों को श्वेत सेना और अन्य विरोधी बलों पर जीत हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूसी गृह युद्ध के दौरान श्वेत सेना और रेड आर्मी के बीच मुख्य क्या अंतर था? तो ऑप्शंस हैं आपके पास, श्वेत सेना ने जार का समर्थन किया जबकि रेड आर्मी ने बोल्शेविक का समर्थन किया। बी ऑप्शन है श्वेत सेना किसानों से बनी थी, जबकि रेड आर्मी औद्योगिक श्रमिकों से बनी थी। सी ऑप्शन है श्वेत सेना एक क्रांतिकारी शक्ति थी जबकि रेड आर्मी ने राजशाही का समर्थन किया।
डी ऑप्शन है आपके पास, श्वेत सेना समाजवाद के लिए लड़ी जबकि रेड आर्मी ने इसका विरोध किया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो सही हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी कि श्वेत सेना ने जार का समर्थन किया जबकि रेड आर्मी ने बोल्शेविकों का समर्थन किया था। ठीक है, ये तो हम अभी पढ़ते हुए भी आ रहे हैं, इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन और देख लेते हैं। श्वेत सेना विभिन्न जार समर्थकों समूह से बनी हुई थी जिसमें राजशाही समर्थक, रूढ़िवादी और उदारवादी शामिल थे जो जार को बहाल करना या एक गैर बोल्शेविक सरकार स्थापित करना चाहते थे। दूसरी ओर रेड आर्मी बोल्शेविकों और उनके समर्थकों से बनी हुई थी जो एक समाजवादी राज्य की स्थापना के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, होप सो आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में सारी चीजें आप लोगों को समझ आ रही होंगी और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होते जा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1921 का कॉन्स्टार्ट विद्रोह क्या था? ऑप्शंस हैं आपके पास, बोल्शेविक नीतियों के खिलाफ नाविकों का विद्रोह, बी ऑप्शन अधिक साम्यवादी सुधारों की मांग करने वाला श्रमिकों का विद्रोह, सी ऑप्शन लेनिन को उखाड़ फेंकने के लिए सैन्य तख्तापलट, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा भूमि पुनर्वितरण के लिए सेना का विद्रोह करना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बोल्शेविक नीतियों के खिलाफ नाविकों का विद्रोह था। अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपका देख लेते हैं। कॉन्स्टार्ट विद्रोह 1919 में नौसैनिकों अड्डे पर तैनात नाविकों द्वारा किया गया एक विद्रोह था। उन्होंने युद्ध साम्यवाद की कठोर आर्थिक नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया और अधिक राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक सुधारों की मांग बोल्शेविकों ने विद्रोह को दबा दिया, लेकिन इसने शासन के भीतर बढ़ती असंतोष को उजागर किया। तो यहाँ पर आपके जो अगर बात करें तो ये जो विद्रोह था इसका उद्देश्य आपका क्लियर हो गया। ठीक है, कब आया था? तो 1921 में आया। ठीक, और किनके द्वारा लाया गया था वो भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, रूसी गृह युद्ध का मुख्य परिणाम क्या था? बात करें हमारे 35 क्वेश्चंस के ऑप्शंस के बारे में, तो सोवियत संघ की स्थापना करना, राजशाही की बहाली, सी ऑप्शन प्रथम विश्व युद्ध का अंत, और डी ऑप्शन रूस का कई राज्यों में विभाजन। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि कभी भी आप कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसकी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है ये जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे कि रूसी गृह युद्ध का मुख्य परिणाम क्या था? ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके मुख्य परिणाम की तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, जो है सोवियत संघ की स्थापना करना। ठीक है, विवरण की अगर बात करें 1921 में समाप्त हुई रूसी गृह युद्ध ने बोल्शेविकों की जीत और रूस पर उनके नियंत्रण को मजबूत किया। 1922 में सोवियत संघ, सोवियत समाजवादी गणराज्य का संघ आधिकारिक तौर पर स्थापित किया गया, जिसने एक नए समाजवादी राज्य की शुरुआत को चिन्हित किया। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो होप सो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब 35 क्वेश्चंस तक हम यहाँ पर रखेंगे इस पार्ट में, और थर्ड पार्ट में हम 36 से कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों को कैसी क्लासेस लग रही हैं ये जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो सारी चीजें आप लोगों को समझ आई हों। बाकी नोट से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, इस पे कॉन्टैक्ट करके आप डिटेल मांग सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो सारी चीजें आप लोगों को समझ आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।